वेलकम टू ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यानी कि ओटीपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की क्लास में एक और क्लास जुड़ गई और जिसमें टॉपिक है डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जाना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। तो उसके अंदर हम जान रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण और मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट यानी चालू होता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए विकसित यानी डेवलप किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए दोस्तों, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक जो है कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सभी सॉफ्टवेयरों से मैनेज करता है। और ये हमेशा जब सिस्टम चालू होता है वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है और उसके चलते ही हम सभी सॉफ्टवेयर बाकी जो सॉफ्टवेयर है जो कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिस्कस किया उनसे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आदि। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात किया हमने, तो वो क्या है यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, लोडर हो गया, लिंकर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं जो कि इनबिल्ड भी होते हैं, कुछ इनबिल्ड करना पड़ता है हमें, तभी हम बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब इनको वन बाय वन जानते हैं क्या होते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद यानी कि क्या कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है और यही यूजर और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन जो है क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाता है। और कम्युनिकेशन बनाने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि वो क्या करे कि जो सिस्टम का हार्डवेयर है उनसे अपना कम्युनिकेशन स्थापित करे और कंट्रोल स्थापित करे, जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नियंत्रण रहता है और देखता है कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम का सबसे मेन जो है क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है एवं उनको रन करके उसके परिणाम को तुरंत डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इंटरप्रेटर क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है एक तरीके से, जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग लिखी गई है या कोई डेटा आ रहा है इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। वो भी कैसे, लाइन बाय लाइन चेंज करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और तुरंत उसका परिणाम रन करके परिणाम को डिस्प्ले कर देता है। और ये कंपाइलर के कंपेयर में जो है धीमा होता है और कम मेमोरी को यूज करता है, साथ ही इसमें जो है कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता है इंटरप्रेटर के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रांसलेटर है
और याद रखना आपको कि ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ट्रांसलेटर होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और इसके कोड लाइन बाय लाइन चेंज किए जाते हैं और ये कंपाइलर से धीमा होता है और मेमोरी में कम जगह लेता है। साथ ही साथ इसके अंदर कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता, किसके लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। अब उसी के नीचे आता है कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से इंटरप्रेटर है उसी तरीके से ये भी है, लेकिन यह एक ट्रांसलेटर होता है। ये भी ट्रांसलेटर का काम करता है, इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लिखी गई है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है और इसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज को कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। यानी कि अंतर क्या है, दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और दोनों का काम ट्रांसलेट करना है, लेकिन अंतर यह है दोस्तों कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। चेंज कब कैसे करता है, तो जब लैंग्वेज में चेंज करता है तो इसका जो कोड होता है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। उसमें लाइन बाय लाइन कोड चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें जो कोड होता है सीधा प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब पूरा एक ही बार में प्रोसेस होके यूजर के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद वो पूरा कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में चेंज कर देता है और यूजर के सामने दिखाई देने लगता है जो भी उसमें मतलब कि क्वेरी या डाटा इनपुट किया गया है। ये है दोनों में डिफरेंस दोस्तों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही ट्रांसलेटर है, याद रखना आपको। असेंबलर क्या होता है, तो ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है। अब एक तरीके से ये भी ट्रांसलेटर का ही काम करता है। तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर से नाम से ही इसके पता चलता है कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। तो क्या हुआ कि असेंबलर के नाम से ही पता चलता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये भी एक ट्रांसलेटर है और इसके नाम से पता चलता है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है जो प्रोग्रामिंग की गई है, और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है, यानी कि अपोजिशन में काम करता है, यानी कि कभी उसमें, यानी कभी असेंबली लैंग्वेज में कभी मशीन लैंग्वेज में। इतना ही इसका काम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो भी इसी का ही पार्ट था दोस्तों। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटरिंग और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज इन सब कामों के लिए, यानी कि एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कामकाज यानी कि फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कार्य को करता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डेटा का बैकअप लेना, खराब फाइल्स को डिलीट करना और डिस्क को मैनेज करना आदि। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर अगर आप रखते हैं या सिस्टम के अंदर होता भी है, और काफ़ी जो ड्राइव्स तो सॉफ्टवेयर होते हैं या अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है जो इन सभी काम को करता है। उसके अलावा मेंटेन करने का काम करता है, जिसमें कि कंप्यूटर में वायरस ना आए, अगर आ गया तो उसको पता लगाता है, और डेटा का बैकअप लेने के लिए खराब फाइल्स को डिलीट करता है या रिकवर कर देता है, डिस्क को मैनेज करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है अलग से हमें डालना पड़ता है दोस्तों। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे कि एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स और डिस्क क्लीनअप टूल्स आदि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पर, और अपने कंप्यूटर को स्वस्थ, एक तरीके से जैसा हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो कंप्यूटर को भी स्वस्थ रखने के लिए हम इन सॉफ्टवेयरों का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा सिस्टम अच्छा रहे। नेक्स्ट है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है और यूजर उसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार फीचर जोड़ सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, उबंटू, वर्डप्रेस एक्सेट्रा।
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो मार्केट के अंदर अपने सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होता है, और कोई अदर डेवलपर है तो क्या करता है उसके सोर्स कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके और एक नया सॉफ्टवेयर बना देता है या मॉडिफाई करके बना देता है और अपने दूसरे नाम से वो मार्केट में लॉन्च कर सकता है। इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसका नाम ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये सोर्स कोड के साथ मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल है या इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इसी के अंदर आता है दूसरा टॉपिक कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को इसके ओनर यानी कि मालिक से खरीदना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर इसके ओनर का कॉपीराइट होता है, अर्थात हम इस सॉफ्टवेयर के कोड को ना तो बदल सकते हैं और न ही डिस्ट्रीब्यूट और कॉपी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे केवल वही व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा। इस सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था वो, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि नॉन फ्री सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली एक्सेट्रा। यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, सिंपल भाषा में दोस्तों बताया जाए तो वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हम फ्री में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको उसके मालिक से खरीदना होगा, उसके लिए हमें पेमेंट देनी होगी, तभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है उसको हम मतलब कि दूसरों से शेयर नहीं कर सकते और ना उसको कॉपी कर सकते। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है या कुछ चेंज होना है तो ये हमें अपडेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका जो ओनर होता है जो डेवलपर है वही इसमें चेंजिंग करता है और जो भी चेंज करेगा वो हमें एक अपडेट के रूप में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब क्या है, मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को बताएं कि ट्रिपल सी की क्लास भी कंटिन्यू चलती जा रही है और यहाँ से वो अपने नॉलेज को गेन करके और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे परसेंटेज से कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में, जहां की आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिपल सी की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है और जिसमें नेक्स्ट क्लास आज है और उसका टॉपिक है मोबाइल ऐप्स। आज हम जानेंगे कि मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं और उसके बारे में जानने के बाद देखेंगे कि उसमें किस किस प्रकार के ऐप्स का इस्तेमाल आप करते हैं और हम जो करते हैं मोबाइल में उन पर क्या ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल ऐप्स यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किए जाते हैं। यानी कि मोबाइल ऐप्स क्या, ऐप्स का मतलब होता है एप्लीकेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर ही होता है ये भी, और ये खास कर बनाया जाता है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट के लिए, आईफोन के लिए, आईपैड के लिए आदि जो भी ऐसे मोबाइल से मतलब कि जो इनबिल्ड या लैपटॉप कंप्यूटर में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर इसका वर्जन अवेलेबल है तो उसके लिए ही डेवलप किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें कि टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल में एप्लीकेशन तो हमारे को बहुत सारी में उपलब्ध मिल जाती है, लेकिन वो कितने प्रकार की होती हैं वो है यहाँ पर जो 3 प्रकार की। एक होती है नेटिव ऐप्स, दूसरा होती है वेब बेस्ड ऐप, तीसरा होता है हाइब्रिड ऐप्स। तो दोस्तों ये तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें जानना पड़ेगा और कैसे पता करें कि नेटिव ऐप्स कौन सी है, वेब बेस्ड ऐप कौन सी है, हाइब्रिड ऐप कौन सी है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि नेटिव एप्लीकेशन
यानी कि इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप्स केवल आईफोन में ही रन हो सकते हैं, इन्हें अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता, अर्थात ये अन्य डिवाइस के लिए कंपेटेबल यानी अनुकूल नहीं होते हैं। यानी कि नेटिव एप्लीकेशन यानी कि वो ऐप्स होते हैं दोस्तों, जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या डिवाइस के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम कर सकते हैं या डिवाइस के लिए काम कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल दिया है कि अगर आईफोन के ऐप्स हैं तो आईफोन के फ़ोन में ही रन कर सकते हैं और चल सकते हैं, अदर किसी फ़ोन या किसी डिवाइस में नहीं चल सकते। वो दूसरे में जब ही चल सकते हैं जब उसके साथ, उस डिवाइस के साथ कंफर्टेबल हैं, यानी कि अनुकूल है या उसमें इंस्टॉल हो सकता है तभी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन या जो ऐप से सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक डिवाइस में ही चल सकते हैं या सिस्टम में, वो नेटिव एप्लीकेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इन ऐप्स को HTML, CSS तथा जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप्स की तुलना में कम होता है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि वो एप्लीकेशन होते हैं जो कि किसी ब्राउज़र पर हम चला सकते हैं, जैसे कि क्रोम पे, गूगल पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। यानी इन सब चीज़ों पर जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं दोस्तों, तो वो एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाते हैं और वहीं पर वो एप्लीकेशन रन हो पाते हैं, वो मोबाइल या किसी डिवाइस पर नहीं हो सकते। और ये ऐसे एप्लीकेशन HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक लैंग्वेज है जिनके बेस के या जिनके माध्यम से बनाया जाता है, या और भी मार्केट में लैंग्वेज है। हाइब्रिड एप्लीकेशन कौन सा होता है? जो हमने पढ़ा कि नेटिव एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये वही लिख रहे हैं यहाँ पर। ये ऐप्स एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म या डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंफर्टेबल यानी अनुकूल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी ये ऐप्स आईफोन में भी चल सकता है और दूसरे डिवाइस में भी चल सकता है। कहने के तात्पर्य यह है कि हाइब्रिड एप्लीकेशन वो होते हैं दोस्तों जो कि डेवलप तो किए गए, लेकिन वो उन ऐप्सों का इस्तेमाल आप पर्टिकुलर जो डिवाइस बना था, जिसमें नेटिव में बात किया हमने आईफोन का, उसमें भी चल जाए, एंड्रॉयड में भी चल जाए, कंप्यूटर में भी चल जाए, लैपटॉप में भी चल जाए। ऐसे एप्लीकेशन जो सभी डिवाइस या मल्टी डिवाइस में चल सकते हैं, उनके अनुकूल हैं, उनमें इंस्टॉल हो सकते हैं, उनको हाइब्रिड एप्लीकेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम। इसके अलावा आज मार्केट में टेलीग्राम भी है। अगर देखें तो फायरफॉक्स है, मोजिला है, बहुत से जो है मोबाइल एप्लीकेशन आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते जा रहे हैं। उबर, ओला, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया है, या जिग जैग बस का अगर ट्रेवल्स की बात करें तो वो आ गए हैं। तो इस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन आज बहुत हमारे मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लाइफ में आ गए हैं, जो हमारी चीज़ों को आसान कर चुके हैं और बहुत ही स्मूथ हमारे मतलब कि चीज़ें जो है होती जा रही हैं। घर बैठे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर, यानी कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन और डिवाइस आ गए हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन भी मार्केट में आज अवेलेबल है, जो मोबाइल के माध्यम से हम यूज़ करके बहुत से काम मोबाइल के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यही था मोबाइल ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये लास्ट में लिखा गया है, हेयर समरी ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ द CC यानी CCC यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक समरी दी गई है दोस्तों, जिसको मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ और एक बार पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए कि चैप्टर 1 यहाँ पर समाप्त होता है और चैप्टर 1 की समरी में आपको क्या क्या पढ़ा थी अभी तक आपने सीखा है। सबसे पहले सीखा है कि कंप्यूटर की परिभाषा को जाना हमने, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इनपुट डेटा को लेता है,
इनपुट यानी कि यूज़र ने इनपुट किया कुछ भी, उसको लिया उसने, उस डेटा को प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करके स्टोर किया, फिर उसको आउटपुट के रूप में तैयार करके यूज़र को दिखा दिया। कंप्यूटर का इतिहास जाना हमने कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन के लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक, यानी कि चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, उन्होंने एनालिटिक इंजन से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक का सफ़र तय किया कंप्यूटर इतिहास में। कंप्यूटर के प्रकार जाने हमने कि समरी बता रहा हूँ दोस्तों आपको चैप्टर 1 का, कि फिर हमने पढ़ा कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, फिर पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के मूलभूत घटक क्या है यानी कैरेक्टर्स क्या है ये भी देखा हमने, फिर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कीबोर्ड माउस आदि, इन सब के बारे में जाना दोस्तों। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में जाना, ये सब चैप्टर 1 में जाना है। ट्रिपल सी के मेमोरी के बारे में जाना, रैम रोम आदि के बारे में जाना हमने दोस्तों। फिर आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि और भी डिवाइस थे जिनके बारे में हमने जाना। फिर कंप्यूटर के पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में हमने जाना, कौन कौन सी होती हैं, कब क्या यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब कब यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर कब यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कब किया गया। तो इस तरीके से जो है एक जो है चैप्टर 1 का समरी है दोस्तों। यह अध्याय कंप्यूटर क्या है, उनके इतिहास, प्रकार और मूल घटकों यानी कि जनरेशन के बारे में मूलभूत समझ प्रदान करता है। यानी कि चैप्टर 1 ट्रिपल सी का जो है चैप्टर 1 जो है अध्याय जो था यानी कि लेसन जो था, उसने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान देने का काम किया, जो जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब मैं आप सभी से विनती करता हूँ, मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपके पास कोई विशेष प्रश्न है या आपको और इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अगर है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। मैं उस पर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाकर दोबारा से डालूँगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए और आप लोग अपने एग्ज़ाम में जब बैठें तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम करें और अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज से अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर क्या है वो देखेंगे और उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक क्लास आप सभी के लिए चैप्टर 1 बेस पे क्वेश्चन का होगा, वो लाइव सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उस लाइव सेशन का जो है लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप जुड़ना ना भूलें और सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।